लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने मोलैरिटी की थी और मोलैलिटी की थी। दो आर्टिकल्स हमने सीखे थे, एक सीखा था मोलैरिटी और एक आर्टिकल सीखा था हमने मोलैलिटी। दो चीज़ें हम कर चुके थे। अब जो आएगा टॉपिक वो हम लोग का टॉपिक आता है, पहला हमको सीखना है इक्विवेलेंट वेट, दूसरा सीखना है हमको नॉर्मेलिटी और तीसरा टॉपिक आज सीखेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन क्या होता है। कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट वेट का क्या मतलब है। किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का आपको निकालना हो तो डेट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू इट्स वैलेंसी, उसकी वैलेंसी से कनेक्टेड है, कंबाइनिंग कैपेसिटी से कनेक्टेड है। वैलेंसी मान लीजिए आपने फॉर एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट के लिए आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी आपके पास क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। एटॉमिक वेट को आप जब वैलेंसी से डिवाइड करते हैं वी कॉल इट व्हाट, इक्विवेलेंट वेट। जो वर्डिंग यूज होती है वो होती है हमारे पास में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड किया। दूसरा फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए सल्फर है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट 32 वैलेंसी 2, इक्विवेलेंट वेट आ गया मेरे पास 60। इससे अगला केस देखते हैं, एक एग्जांपल और उठा लेते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, वैलेंसी 4 है, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 3 आ गया। फिर आती है बात इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन लेना है। व्हाट इज इट्स एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कितना है, कहता है एटॉमिक वेट 14 है, वैलेंसी कितनी है, कहता है वैलेंसी 3 है। तो इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू कितनी आ गई, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। कहाँ आकर के हमारे को इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ती है, इस बात को भी समझिएगा। यहां एक वर्ड आएगा हमारे पास में है कि कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए आयरन है, सोडियम है और कैल्शियम। आयरन को जब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करना है तो इसको 2 HCl चाहिए, सोडियम को HCl से करना है तो 1 HCl चाहिए। कैल्शियम को HCl से करना है तो 2 HCl चाहिए। हमें कैसे पता लगेगा कि किसी एलिमेंट को कितना एसिड चाहिए, कितना क्वांटिटी एसिड चाहिए। हमारे को अगर एसिड की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है फॉर मेटल्स, फॉर बेसिस, अगर बेस की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है फॉर एसिड्स, बेस की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है फॉर एसिड्स और नॉन मेटल्स और एसिडिक ऑक्साइड्स, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी, कितना फ्रैक्शन हमको एसिड का या बेस का रिक्वायर्ड होगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट, ये हम किससे निकाल पाएंगे, वी कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी। हम लोग चल रहे हैं ट्रैक पर किसके, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट के बाद नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी के बाद हम जो कर पाएंगे वो क्या कर पाएंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन सीख पाएंगे। इक्विवेलेंट वेट, अभी तक मैंने एक ही फार्मूला बताया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट is equal to atomic weight upon valency.
एटॉमिक वेट को आपने किससे डिवाइड कर दिया, कहता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। दूसरा फार्मूला आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। एक एसिड का इक्विवेलेंट वेट मुझे फाइंड आउट करना है, क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे बेसिसिटी ऑफ एसिड का क्या मतलब होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच आयंस, कि वो एसिड कितने एच आयंस लूज कर सकता है, उसको हम क्या बोल देते होते हैं, वहां वर्ड हम यूज करते हैं बेसिसिटी। जैसे HCl की बेसिसिटी कितनी होती है 1, H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है, कहता है 2, H3PO4 की बेसिसिटी कितनी होती है, कहता है 3। पर अगर आप ये देखते हैं एसिडिक एसिड, उसकी बेसिसिटी कितनी होती है, कहता है 1। वो सिर्फ एक ही एच आयन लूज कर सकता है। अगर एक ही एच आयन लूज कर सकता है, इसका मतलब हमारे पास क्या मिल गया, ये वर्ड क्या आ रहा है, वर्ड यूज हो रहा है बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ किसकी, एसिड की। कोई एसिड कितने रिप्लेसेबल एच आयन दे सकता है, उसे हम बेसिसिटी बोलते हैं। कॉपी करेंगे बेटे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच आयंस। इसके बाद आता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखते हैं। बेसिसिटी से डिवाइड करके हम कैसे इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं वो भी देखें। पहला केस ले लिया मैंने HCl का, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मान लिया मुझको कैलकुलेट करना है। अगला केस H2SO4 का, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2 × 1 + 32 + 4 × 16, इट्स कमिंग 98। इक्विवेलेंट वेट आएगा 98/2, 49। फिर आती है बात H3PO4 का, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, इट्स कमिंग 98। 98 डिवाइडेड बाय 3। तो हम क्या फाइंड कर पा रहे हैं, हम फाइंड कर पा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, एसिड्स का। एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट निकाल पा रहे हैं। हर्षित आपका डाउट है कुछ? सर डाउट नहीं था सर, पिछले वाले जो आपने लिखाए थे फॉर्मूले सर, उसमें ना बोर्ड कैमरा थोड़ा नीचे हो गया था। अच्छा बेटा, फॉर्मूले लिख पा रहे थे। ठीक, तब तो इरेज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटे। नेक्स्ट केस है हमारे पास में इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस? बेसेस के पास हमारे पास क्या रहती है, मान लिया NaOH है, KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, FeOH होल थ्राइस है। दीज आर व्हाट बेसेस, ये हमारे पास बेसेस है। और बेसेस के पास क्या होते हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं। बेसेस के पास क्या रहते हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस रहते हैं। तो बेसेस के पास एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी ऑफ बेस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस
उसको हम क्या कह देते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस। जैसे NaOH की एसिडिटी 1 होती है, KOH की 1 होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की 2 होती है, आयरन हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है, 3 होती है। इनकी हमने क्या निकाल ली है, एसिडिटीज। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। अगर आप मॉलिक्यूलर वेट को एसिडिटी से डिवाइड कर देते हैं तो दिस इज व्हाट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस होगा। इक्विवेलेंट वेट हमने एसिड का निकाला, एलिमेंट का निकाला, अब इसका किसका निकाला, एसिड का हो गया, एलिमेंट का हो गया, बेस का हो गया, अब आएंगे सॉल्ट पे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। बेस के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी, कहता है एसिडिटी की। एसिड के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी, बेसिसिटी की। एलिमेंट के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी, उसकी वैलेंसी की। सॉल्ट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अब सॉल्ट वाला केस देखते हैं। चौथा केस है सॉल्ट। तो सॉल्ट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सॉल्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन फैक्टर। क्या वर्ड यूज करेंगे, एन फैक्टर। इस एन फैक्टर का क्या मतलब हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, उसको आप क्या वर्ड यूज कर देते हैं, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं एन फैक्टर। जैसे NaCl, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, इसके लिए N1 होगा। कैल्शियम ऑक्साइड में N2 होगा, कैल्शियम क्लोराइड में N2 होगा। FeCl3 में इसने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, N3 होगा। तो इसका मतलब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एन फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट निकालने की तैयारी कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे, डेट इज व्हाट, उसको हमने क्या बोल दिया, एन फैक्टर बोल दिया। आगे समझेंगे बेटे। कैल्शियम नाइट्रेट है, इसके लिए कैसे पता लगेगा, कहता है Ca2 प्लस प्लस 2 NO3 2 माइनस। N कितना आ गया मेरे पास 2। लेकिन एक 2 केस और ले लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। 2 केस कौन कौन से हैं वो भी देखिएगा ध्यान से। कैल्शियम सल्फेट की बात करता हूं। कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2। सल्फेट ने कितने एक्सेप्ट करे, 2। N की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। कैल्शियम फॉस्फेट की बात करता हूं, Ca3PO4 होल ट्वाइस। अब ये कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है, कहता है कैल्शियम फॉस्फेट आ रहा है 3Ca2 प्लस प्लस 2PO4 3 माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, कहता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ N इज इक्वल टू 6। 6 कैसे सर, 6 कैसे आ गया, देखो भाई 3 कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फॉस्फेट 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों केसेस में N की वैल्यू कितनी आ रही है, कहता है N की वैल्यू 6 आ रही है। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया आपने, N फैक्टर। एक मल्टीपल ले लिया दोनों का मल्टीपल ले लिया, दोनों का एलसीएम मान के चल सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लिया, एन फैक्टर। आगे चल रहे हैं बेटे। इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद, ये इन एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट वेट हमने निकाल लिए, एलिमेंट का ले लिया। एलिमेंट के बाद हमने किसका लिया, मेटल्स का। एलिमेंट्स में मेटल भी आ गए और नॉन मेटल्स भी आ गए। फिर हमने एसिड्स का कैलकुलेट कर लिया,
फिर हमने बेस का कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद हमने किसके लिए कैलकुलेट किया, कहता है सॉल्ट के लिए भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब किसकी बात करें, कहता है सब तरह के कंपाउंड आ गए। अब हमारे को एक फार्मूला देखना है। एक फार्मूला था मेरे पास में, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या होता है, कहता है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, उसको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कहते हैं। सेकंड आता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स। और एक तीसरा फार्मूला आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, कहता है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। बिल्कुल इकट्ठे तीन फार्मूलाज चल रहे हैं, वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट, तो हमारे पास क्या आ गया, ग्राम एटम आ गया। वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्राम मॉलिक्यूल आ गया। और उसके बाद वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गया। तीन वर्ड्स यूज हो रहे हैं। वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हमने ग्राम इक्विवेलेंट दिया। जैसे एक रैंडमली एक एग्जांपल उठा लेता हूं, 2.45 ग्राम्स ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे लेंगे, कहता मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा सल्फ्यूरिक एसिड का, 2 × 1 + 32 + 4 × 16 98। इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, 98/2 49। 98/2 कितना आ गया, 49। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, 2.45/49। वैल्यू कितनी आएगी, कहता है 1/200, 1.005। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लिया। वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इसको हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। नेक्स्ट पे आता हूं, नॉर्मेलिटी के डेफिनेशन पे आते हैं। हमने इक्विवेलेंट वेट किया, इक्विवेलेंट वेट के अंदर हम लोगों ने तीनों मेथड्स, चारों मेथड्स कर लिए। अब जो अगला आर्टिकल हमारे पास आता है वो क्या है, वो है हमारे पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, किसके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या मिला मुझे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। इसमें आपको ये कंसिडर नहीं करना कि किसी एसिड के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, किसी बेस के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं। यहाँ सिंपली आपको N1V1 N2V2 लगाना है, जबकि मोलैरिटी में ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ती थी। एक कैल्शियम के लिए कितना HCl चाहिए, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए कितना HCl चाहिए, एक आयरन हाइड्रोक्साइड के लिए कितना HCl चाहिए। जब वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस पर आप आएंगे तो वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस में आप देखेंगे कि एसिड और बेस की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए जब आप मोलैरिटी यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मेलिटी यूज़ करते टाइम आपने पहले ही डिवाइड कर दिया
नॉर्मेलिटी निकालने से पहले आपने इक्विवेलेंट वेट किया और इक्विवेलेंट वेट में आपने वैलेंसी से, एन फैक्टर से या एसिडिटी से या बेसिसिटी से पहले डिवाइड कर लिया। जब आप डिवाइड कर चुके, डिवाइड हो जाने के बाद फिर आप नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं, तो वो केस में क्या होता है, नॉर्मेलिटी निकालने में, नॉर्मेलिटी में आपको ऐसा कोई किसी कोएफिशिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यहाँ इसके लिए तो 6 HCl लगेंगे या इसके लिए 3 HCl लगेंगे या इतने H2SO4 लगेंगे। पर अब फिलहाल देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कल हमने मोलैरिटी मोलैलिटी किया था, अब हम कर रहे हैं नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। कहता अब लीटर में ना हो तो क्या करेंगे, कहता लीटर में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स इनटू 1000। अब सवाल आता है नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी। तो भाई यूनिट होती है हमारे पास में, हम जब प्रोनंसिएशन करते हैं वो बोलते हैं 1 नॉर्मल, नॉर्मल लिखते हैं हम ऐसे। जब बोला जाता है तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल। 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, जैसे सॉल्यूशन में पहले हम मोलैरिटी में क्या बोलते थे, 1 मोलर 2 मोलर, यहाँ क्या बोलते हैं 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल, नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। नॉर्मेलिटी में क्या वर्ड यूज होता है, नॉर्मल वर्ड यूज होता है। एक न्यूमेरिकल उठाते हैं, .9 ग्राम्स ऑफ H3PO4। कितनी वैल्यू बोली है, 4.9 ग्राम्स ऑफ H3PO4 वर डिजॉल्व्ड इन 200 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO4 solution. Also calculate its molarity. इसकी मोलैरिटी भी आपको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मोलैरिटी निकालने के बाद हमको पता लगेगा कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन आता है, उस रिलेशन को भी डेवलप करना है। ध्यान देंगे कैसे। H3PO4 3 वेट 31, ऑक्सीजन का 4 × 16 कितना वैल्यू आ रहा है 34 प्लस 64 वैल्यू इज कमिंग 98। ठीक है, अब एसिड है और इसके पास कितने रिप्लेसेबल एच आयन है, कहता है 3 रिप्लेसेबल एच आयन। कितने, 3। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, इक्विवेलेंट वेट क्या होंगे, (98/3). नॉर्मेलिटी क्या होगी इसकी, पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। 4.9 × 3/98। आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। ग्राम इक्विवेलेंट्स के बाद नॉर्मेलिटी कैसे आएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 2000। 0.75 नॉर्मल। हमने जो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करी वो वैल्यू कितनी आ रही है, कहता है नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ रही है 0.75 नॉर्मल। ध्यान देंगे आगे, 0.75 नॉर्मल। इसी में इसने हमसे मोलैरिटी भी मांगी। अब मैं मोलैरिटी कैलकुलेट करके बताता हूँ। मोलैरिटी थोड़ा आसान पड़ जाता है, वो थोड़ा हैबिट में है। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में बस इतना ही फर्क है कि नॉर्मेलिटी हैबिट में नहीं।
मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4, वेट कितना दिया, कहता है 4.9, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, वैल्यू कितनी आई 1/20, ये डिवाइड करके कितना आ रहा है 0.05, मोल्स आ गए। मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, कहता है 200 इंटू 1000, क्या वैल्यू आ रही है 0.25 मोलर। अब जरा इनका कुछ रिश्ता निकालो, कुछ जान पहचान निकालो इनकी, कुछ जान पहचान तो निकालनी पड़ेगी हमारे को नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। एक जगह हमने क्या कैलकुलेट किया है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करी, नॉर्मेलिटी आ रही है 0.75 और मोलैरिटी आ रही है 0.25। क्यों भाई, कुछ तो रिलेशन होगा, ऐसा कुछ रिलेशन 3 के मल्टीपल का रिलेशन आ रहा कि नहीं आ रहा यहाँ पर, और 3 का यहाँ पर हमेशा नहीं आएगा, पर यहाँ कितने का रिलेशन आ रहा है, कहता 3 के मल्टीपल का रिलेशन आ रहा है। हम फार्मूला क्या यूज कर लेंगे, फार्मूला यूज कर लेंगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 3 नहीं, मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। ये किसके लिए हो गया, कहता है एसिड के लिए। बेस के लिए क्या होगा, बेस के लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एसिडिटी। और सॉल्ट के लिए क्या होगा, सॉल्ट के लिए भी ले लेते हैं, सॉल्ट के लिए आएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। इस वैल्यू को क्या बोल देंगे, एन फैक्टर। हमने एन फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे को क्या मिल गई, नॉर्मेलिटी मिल गई। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, हाँ नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी में रिलेशन निकल तो सकता है, बट इट इज बिट डिफिकल्ट और थोड़ा कंफ्यूजिंग सा और थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन आता है, तो उसको तो छोड़ दें। पर फिलहाल मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में हमने रिलेशन निकाल लिया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड विद किससे, कहता है अगर एसिड है तो बेसिसिटी, अगर बेस है तो एसिडिटी, और अगर सॉल्ट है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, कहता है हम मल्टीप्लाई कर देंगे एन फैक्टर से। ये रिलेशन हमारे पास किसका आया, नॉर्मेलिटी का आया। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, नॉर्मेलिटी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और उठाते हैं। अभी तक एसिड की ही बात कर रहे थे, a salt Na2CO3 5.3 grams was dissolved in किसमें डिजॉल्व किया, 250 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी। अभी मुझको क्या कैलकुलेट करना है, इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। सोडियम कार्बोनेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाएगा, इट्स कमिंग 106। अब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 106, एन कितना है 2, वैल्यू इज कमिंग 553। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएंगे, 5.3 अपॉन 53। फिर नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 2000। The value is coming 0.4 नॉर्मल।
हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर ली। नॉर्मेलिटी के और क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग, परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर सकते हैं। आगे चल रहा हूं बेटे, फिर एक वर्ड आता है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन ये टॉपिक करा लूं अर्शित, फिर डाउट लेता हूं बेटे आपका। नॉर्मेलिटी इक्वेशन, एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n1 और उसका वॉल्यूम इनिशियली v1 है, उसको आपने डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूशन हो गया, वॉल्यूम हो गया v2, नॉर्मेलिटी हो गई n2। द वैल्यू, नॉर्मेलिटी पहले n1 थी, अब n2 हो गई। फार्मूला क्या यूज होगा, n1 v1। स्पेसिफिकली normality is used in acid base titration। ये एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन का थोड़ा सा बता दूं। टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड पॉइंट। किसका एंड पॉइंट, कहता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का एंड पॉइंट फाइंड करने का प्रोसेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं। वहाँ क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे पता है कि ये सॉल्यूशन कौन सा है, ये 2 मोलर HCl है और इसका 200 ml HCl है, और मैं ऊपर से एक ब्यूरेट से मैं यहाँ पर से एक NaOH, कितना NaOH, कहता है 1 मोलर NaOH। फिलहाल मैंने मोलर लिखा, नॉर्मल ले लेते हैं। 1 नॉर्मल NaOH में ऊपर से गिराए चले जा रहा हूं। मैंने इसके अंदर फिनोफ्थलीन डाल दिया। फिनोफ्थलीन क्या होता है, कहता है फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर किस काम आता है, कहता है बताने के लिए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब आपने उस इंडिकेटर को डाल के छोड़ दिया और एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर वो इंडिकेटर कलरलेस रहता है, कलरलेस रहा। अब आपने धीरे 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 टपकाना शुरू किया किसको, NaOH को। करते 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 100 ml हो गया, 200 ml हो गया, 300 ml हो गया, और उसके बाद ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेते, इसको 20 ml ले लेते। यहाँ से आपने 20 ml इसको डाल दिया, पर 20 ml पर भी कलर चेंज नहीं हुआ। फिर आपने और डालते रहे 30 पर, 35 पर। कहता है जब आप 40 डाल चुके थे, उस पॉइंट पर आकर के इसने सॉल्यूशन ने कलर कैसा चेंज कर लिया, पिंक। बस वहां जो आप स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे, रोक देंगे, सॉल्यूशन को आना बंद करा देंगे। जब सॉल्यूशन आना बंद हो जाएगा, NaOH का आना बंद हो जाएगा, तो उस पॉइंट पर आपको क्या पता लगेगा, हाँ इस पॉइंट पर एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो गए। एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो गए तो इसका मतलब, ये टॉपिक देखो एग्जाम में हमारे क्लास 11 में 12 में न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं होता। ये कहाँ यूज होगा, आपका प्रैक्टिकल्स में यूज होगा। जब आप 12th में 11th में आपके यहाँ टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स होंगे, उस टाइट्रेशन में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। हम इसे क्या बोलते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। हमने एसिड और बेस, हमने कितना NaOH डाल दिया, कहता है 40 ml डाल दिया। 40 ml डालते ही जरा सा 40 पॉइंट जरा सा ज्यादा हुआ, ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। क्या कॉन्सेप्ट लगा, इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। ये जो हम लिख दिया करते हैं ना N1V1, N1V1 का मतलब क्या है भाई, नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम पहले और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बाद में, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो अगर आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इक्वली क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे।
ये हमारा टॉपिक है किसका, नॉर्मेलिटी का। और ये हमारा फार्मूला ऐसा ही यहाँ पर तो हुआ था कि मैंने कहा 40 ml, तो 40 ml का क्या मतलब हो गया, कहता है 1 × 40, यहाँ कितना आ रहा है 40, और यहाँ कितना आ रहा है 20 × 2, यहाँ भी 40। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है, इनका न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन का एंड पॉइंट फाइंड करने की प्रोसेस को आपने क्या कह दिया, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन वर्ड क्या है कि उस प्रोसेस को जिसमें आप एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन को फाइंड कर लेते हैं, दैट इज व्हाट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करने की प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, टाइट्रेशन। न्यूट्रलाइजेशन जिस पॉइंट पर हो गया उसे फाइंड करने की प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या है, टाइट्रेशन। ये हमारे पास टॉपिक था नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बाद अगला आर्टिकल अगली क्लास में हम लोग करेंगे। नॉर्मेलिटी के बाद वाला जो अगला आर्टिकल आएगा वो हमारे पास आएगा मोल फ्रैक्शन। मैं लेके चल रहा था कि मोल फ्रैक्शन भी आज हो जाएगा, लेकिन आज वाला अभी इतना ही रखेंगे। अभी हम लोग क्या करा, आज हमने टॉपिक क्या किए, टॉपिक करे इक्विवेलेंट वेट किया, इक्विवेलेंट वेट की सारे तरीके किए। इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद हमने सीखा कि ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद हमने सीखा कि सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे निकलती है और नॉर्मेलिटी किस काम आती है। थैंक यू।